Good morning, sir. Good morning. 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 Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. सबको good morning. चलो शुरू करें. Yes, sir. आज का टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें दो पार्ट है. एक तो हम लोग 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे और इसी पे बेस्ड है हमारा डेटा इंडिपेंडेंस. ठीक है. Yes, ये sir. दो टॉपिक अल्टरनेटिवली हर साल पूछा जाता है हर यूनिवर्सिटी में. ठीक है. अगर ये दो टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है, मतलब 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को तुम समझा रहे हो और इस पर बेस अगर डेटा इंडिपेंडेंसी को अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो समझो एक क्वेश्चन तो तुम्हारे हाथ में हमेशा है. ओके. तो हम जब 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं, अच्छा देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है. 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पूछा जा सकता है. ठीक है. जो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर पूछा जा सकता है और 3 व्यू ऑफ टीबीएमएस भी पूछा जा सकता है. ठीक है. जहां तुम देखोगे ना 3 आर्किटेक्चर, 3 व्यू, 3 स्कीमा, वैसा जहां 3 देखोगे समझना यही सवाल है. ठीक है. अच्छा ये बताओ एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? Hiding details, sir. एब्स्ट्रैक्शन. Hiding details. हाइडिंग अनरिलेवेंट डिटेल्स. Yes, sir. ठीक है. हाइडिंग अनरिलेवेंट डिटेल. ओके. Only showing the functionality, sir. जो हमको जिसका जरूरत है. अगर हमको फंक्शनैलिटी की जरूरत होगा तो दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे. हाँ है ना? वही. तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन बात करेंगे. एब्स्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ डेटाबेस सिस्टम and that is nothing but a hiding irrelevant details from the user and providing abstract view of the data to user. It means a user only need to know what is needed. It will help in easy and efficient database handling by its user. Okay. For example, if a person wants to drive a car, he does not need to know automobile engineering knowledge. तो अगर हम किसी प्रोग्राम के तहत किसी तरह का डेटा फेच कर रहे हैं तो हमको जानकारी चाहिए क्या कि ये डेटाबेस किस डेटाबेस पर बनाया गया है या फ्रंट एंड में कौन सा टूल यूज किया गया है. ठीक है. इसकी डाटा जरूरत नहीं है, sir. ये रिलेवेंट नहीं है यूजर के लिए. ठीक है. ओके. इसी पर बात करना हम लोग को. तो सबसे पहले हम ये बात करें कि 3 व्यू जो हम कहते हैं ना, 3 व्यू, तो वो 3 व्यू कौन कौन सा है. सबसे पहले तो जो हम काम करेंगे एज ए प्रोग्रामर और एज ए डीबीए. ठीक है. हम लोग जो काम करेंगे वो काम क्यों करेंगे? तो एंड यूजर को सर्विस देना है. एंड यूजर को, क्लाइंट को सर्विस देना है. ठीक है. जो क्लाइंट ना बोलकर हम एंड यूजर बोलते हैं. तो सबसे पहले तो मेरा डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटाबेस रिजल्ट एवरीथिंग विल बी शोन टू एंड यूजर. तो एंड यूजर के नजरिए से अगर तुम देखो, एंड यूजर के नजरिए से तुम फ्लिपकार्ट को देखो, एंड यूजर के नजरिए से तुम किसी बैंकिंग साइट को देखो. ठीक है. तो हमको क्या चाहिए? हमको सिर्फ वो
इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सर्विस चाहिए जिसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, डेटा कैसे क्यूरी हो रहा है, कौन सा प्रोग्राम लिखा गया है, डेटाबेस डेवलपर ने कैसे डेटा बनाया है, ये सारी जानकारी न हमको दी जाती है न हमको चाहिए होता है। ओके, दूसरा व्यू है प्रोग्रामर का। दूसरा व्यू प्रोग्रामर का है जो डेटाबेस को यूज कर रहा है और इन यूजर के लिए क्यूरी लिख रहा है। इन यूजर के अनुसार वो क्यूरी लिख के उसको व्यू प्रदान कर रहा है। तुमको चाहिए, तुमको अपना बैंक का अकाउंट डिटेल चाहिए तो ले लो, ठीक है। तुमको चाहिए कि तुमने पिछले मंथ क्या ट्रांजैक्शन किया था, वो भी ले लो, ठीक है। तो प्रोग्रामर का व्यू है, प्रोग्रामर अपने नजरिए से देखेगा। और तीसरा है डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो डेटाबेस के पूरे रख रखाव का, उसके डेटा लॉस न करने का, डेटा हमारा कंसिस्टेंट रहे उस बात का, ठीक है। डेटाबेस का सर्वर और बॉटल नहीं हो रहा है तो उसको कैसे डिप्लॉय दूसरी जगह किया जाए उस बात का। तो ये सारा का सारा काम डीबीए का है। ओके, तो डीबीए के नजरिए से अगर डेटाबेस को देखो तो दो तीनों का नजरिया अलग अलग है। यस ठीक है, सर। डेटाबेस डीबीए का नजरिया जो होगा वो होगा कि कौन से हार्ड डिस्क पे रख रहे हैं और कौन कितना जीबी का हार्ड डिस्क हम लगा दें, ठीक है। इसमें हम और कौन सा रेट टेक्नोलॉजी कौन सा यूज करें ताकि हम बैकअप ले सके, अगर कभी ये सर्वर खराब हो जाए तो डेटा कैसे अवेलेबिलिटी हम डेटा का इंश्योर कर सके। ये सारा का सारा डीबीए का व्यू है, ठीक है। अब ऐसा है कि इसको ऐसा समझ सकते हैं हम लोग कि डीबीए रेस्टोरेंट का वो शेफ है जो खाना बना रहा है और प्रोग्रामर वो सर्व वेटर कर रहा है इस खाना को सर्व कर रहा है इंड यूजर के पास, और हम लोग इंड यूजर में बैठे हैं खाना खाने के लिए। ओके, तो तीनों के लिए उस भोजन का मतलब अलग अलग है। हमको सेटिस्फैक्शन चाहिए, हमको जो ऑर्डर किए हमको मिलना चाहिए। प्रोग्रामर के लिए ये डेटा यहाँ तक डिलीवरी करने के लिए कोडिंग करना है, ठीक है। प्रोग्रामर का और कोई काम नहीं है। डीबीए का काम है एज अ सेफ वो डेटा कुक करेगा, डेटा को रेडी करेगा एंड यूजर के लिए, दैट विल डिलीवर्ड बाय द प्रोग्रामर। तो ये तीन व्यू है, और तीन व्यू कहीं भी देखोगे तो मिलेगा तुमको। मैन्युफैक्चरर, कोई भी प्रोडक्ट, बिस्किट की बात करते हैं, बिस्किट का मैन्युफैक्चरर हो गया, ठीक है। वो देखेगा प्रोडक्ट कैसे बनाएं, कैसे करें, कैसे पैकिंग करें, कैसे करें, और उसको डिस्ट्रीब्यूटर, उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, CNF और स्टॉकेट एवरीथिंग, तो डिस्ट्रीब्यूशन आके शॉप तक आएगा और हम इंड यूजर हैं, खरीदेंगे उसको, ठीक है। तो हम किसी भी चीज को इस तीन लेवल पे हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब देखो ये प्रोग्राम है, यूजर इंटरफेस है और ये बिजनेस लॉजिक है, इंक्लूडिंग डेटा इन एंड आउट। सबको हम यहाँ पे रख रहे हैं। डेटा इन आउट का भी हम बिजनेस लॉजिक में ही लिखेंगे और उसको हम API के थ्रू डेटाबेस से कनेक्ट करके डेटाबेस को भेज देंगे, ठीक है। Open Database Connectivity, that is ODBC, is a standard application program interface for connecting and accessing database management system. There are many drivers like JDBC, OLEDB, Object Linking and Embedding Database, ADO.NET, सब डेटा प्रोवाइडर है। JDBC जावा के लिए है, ठीक है। Yes, OLEDB हम यूज करते हैं, तुम्हारा जो तुम अभी VB6 पढ़ोगे ना, Yes, sir. VB6 में अगर डेटा एक्सेस को कनेक्ट करना होगा तुमको तो हम यूज करेंगे, वहां ODBC भी कनेक्ट करते हैं और OLEDB भी है, ठीक है। और जो ADO.NET डेटा है, ADO हमको मिलता था, यहाँ पे भी .NET लग गया, मतलब .NET डेटा प्रोवाइडर है, ठीक है। ये सारा का सारा हमको चाहिए होगा किसी एप्लीकेशन को हमको डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। ओके, The three schema architecture provides abstraction between the layer because end user need not to know that what code or structure or query a programmer has written. He just want to populate table of his concern. In same way, a programmer need not to know that how and where a DBA is organizing data. Three level of view separates the user application and physical database. ठीक है। एक्चुअली हम लोग इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? हम लोग इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि हम तीनों व्यू को
तीनों व्यू को सेपरेटली हम बताएं कि तीनों एक दूसरे के लिए एब्स्ट्रैक्ट है। हमको नहीं पता है कि आज ए यूजर तुम क्या डिमांड करोगे, ठीक है, हमको नहीं पता है, हमको वो बात नहीं पता है। तो हम तीनों को एक दूसरे से डिपेंडेंसी हटा रहे हैं, तीनों व्यू को एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो तीनों जो है वो स्कैटर्ड है डिपेंडेंसी के मामले में, उसको हम लोग एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। इट डिवाइड्स द डेटाबेस इनटू 3 कैटेगरी on the basis of 3 type of user, that is end user, programmer and DBA. These 3 schema architecture also provide data independence. मेन हमारा कंसर्न ये है, हमारा मेन कंसर्न डेटा इंडिपेंडेंस है। The 3 schema architecture is also known as NC Spark architecture. ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, NC Spark architecture भी पूछा जा सकता है। That was proposed by American National Standard Institute, that is NC स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी 1975, ठीक है, स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी स्पार्क इन 1975। सर यहाँ पे तीनों जो ये है यूजर है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कैसे है सर? अभी तो बता रहे हैं, ठीक। 3 लेवल आर एक्सटर्नल लेवल और व्यू लेवल, जो कि इंड यूजर का व्यू है। जो इंड यूजर का व्यू है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल लेवल और व्यू लेवल। अब जब आइएगा तो ये लेके आइएगा ना। कितना बजे सर? कभी भी जब आइए, 1 आध घंटा में। तो व्यू इंड यूजर हो गया, वो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लेवल व्यू या व्यू लेवल। दूसरा हो गया बीच वाला जो प्रोग्रामर का है, उसको बोलते हैं कंसेप्चुअल लेवल और लॉजिकल लेवल और ग्लोबल व्यू। और तीसरा हो गया इंटरनल लेवल और फिजिकल व्यू। ओके, कैसे इंडिपेंडेंस है समझेंगे। ये हमारा, ये तीनों लेवल हम लोग बांट दिए। ये है हमारा व्यू लेवल, है ना, व्यू लेवल। ये इंड यूजर का लेवल है, इंड यूजर का लेवल है, जहां पे कि जैसे तुम क्लिक करोगे तो किसी तरह का मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है, वो वहां पे रन कर जाएगा, ठीक है। जैसे तुम अपना कुछ एडिट करना चाहते हो, ठीक है, या तुम कुछ सिलेक्ट क्यूरी से कुछ देखना चाह रहे हो, वहां पे सारा का सारा क्यूरी तुम्हारे पे रन करेगा, यहाँ पे तुम्हारे अनुसार, तुम्हारे रिक्वायरमेंट के अनुसार। दैट इज इंड यूजर, ठीक है। डेटा क्यूरी लैंग्वेज और डीएमएल लैंग्वेज यहाँ पे रन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इतना सारा व्यू लेवल क्यों बनाए हैं? दैट शोज नंबर ऑफ वेरियस व्यूज, नंबर ऑफ वेरियस यूजर, है ना। यूजर वन तो n नंबर ऑफ यूजर कैन हैव डिफरेंट व्यू, ठीक है। किसी को रिजर्वेशन करना है, किसी को सिर्फ देखना है कि रिजर्वेशन का सीट अवेलेबल है कि नहीं, किसी को पीआर नंबर, पीएनआर नंबर से इंक्वायरी करना है कि उसका कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अब हम आते हैं कंसेप्चुअल लेवल पे, जहां पे हम लोग अपने आप को देखते हैं, ठीक है। दैट इज द प्रोग्रामर लेवल। इस लेवल पे हमको क्या क्या मिलेगा? तो हम एज ए प्रोग्रामर, डेटाबेस डेवलपर और डेटाबेस प्रोग्रामर, हमको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज आना चाहिए, हमको टेबल क्रिएट करना आना चाहिए, हम टेबल क्रिएट करने के लिए या डायग्राम का नॉलेज होना चाहिए, हमको कंस्ट्रेंट जो डेटाबेस कंस्ट्रेंट है वो सेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्कीमा डिजाइन, हमको स्कीमा डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। बड़े बड़े कंपनियों में डेटाबेस डेवलपर सब काम करके देता है, प्रोग्रामर काम करता है, डेटाबेस क्रिएट होता है। लेकिन ऑलमोस्ट मिड साइज कंपनी तक में भी डेटाबेस खुद डिजाइन करना पड़ता है प्रोग्रामर को। सारा का सारा क्यूरी डिजाइन करना, स्टोर प्रोसीजर लिखना, ट्रिगर लिखना, कर्सर लिखना, एवरीथिंग हम प्रोग्रामर का ही जिम्मेदारी होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबल व्यू, और यहीं पे स्कीमा डिजाइन होगा, सारा का सारा डेटा डिफरेंस लैंग्वेज का काम होगा, और यहीं पे सारा क्यूरी लिखा जाएगा। ओके, तीसरा लेवल आते हैं इंटरनल लेवल, जहां पे डेटा हाउ इट विल बी स्टोर्ड इसका डिस्कशन होगा। और यहाँ ये जिसको बोलते हैं फिजिकल लेवल, और यहाँ पे कौन काम करता है? डीबीए काम करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है। ओके, अगर मान लो
इंड यूजर का एक्सटर्नल व्यू ऐसा होगा, हिडन लेयर फ्रॉम द यूजर। ये लेयर पूरा का पूरा यूजर से हिडन है और जो यूजर चाहे जैसा चाहे उसको उस तरह का डेटा पॉपुलेट करा के दिया जा रहा है। ओके, external level or view level. It is the highest level of abstraction. In this level, the part of the database is concerned with different user. There may be many users who use the external view and all view may or may not be the same. सबको हो सकता है कि तुमको भी वही देखना हो जो हमको देखना हो, और ऐसा भी हो सकता है तुमको वो ना देखना हो. They concern only with their own view, data of their need. They don't bother about the code or the query written behind to display their data. They knows or visible only what they need to know. Other than that, all are hidden from them. ये मेरा external view. For example, on college website, student may viewing their attendance, mark sheet, feed use, etc. Whereas teachers may be viewing their leave, salary details, subject allotted, student marks, etc. without bothering about what the query and the code is written and how data is physically stored and which type of searching, indexing or hashing is used. सारा का सारा हमको end user level पे हमसे सब abstract है. ओके, अब आते हैं next level पे, global view पे, that is conceptual level or logical level or global view. At this level of abstraction, all the database entities, schema, their relationship, constant, etc. are included. In this level, where DDL commands are used, this conceptual view is defined by conceptual schema, that is the structure of database. There are only one conceptual schema per database, data dictionary or set of metadata. ठीक है, schema के बारे में हम लोग database बात करेंगे तो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, स्कीमा डेफिनेशन ऑफ स्टूडेंट एंटिटी, ऐसा हम लोग लिख रहे हैं एक व्यू के लिए, एक समझ में आए कि स्टूडेंट बनाए और उसका डेटा टाइप लगाए, उसका लेंथ बताए और एक कंस्टेंट लगाए कि दैट शुड नॉट बी नल. फिर एक डेटा, एक उसका एट्रीब्यूट लिए नेम, उसका हम डेटा टाइप लगाए, उसका लेंथ फिक्स कर दिए दैट इज 25. ठीक है, मार्क्स एक लगाए एट्रीब्यूट, वो इंटीजर होगा, अब कंस्टेंट लगा दिए कि दैट मार्क्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100, ये दैट इज द कंस्टेंट. ठीक है, 100 से ज्यादा कोई गलती नहीं दे पाएगा. इस तरह का जो स्कीमा डेफिनेशन है वो कहाँ होगा, वो ग्लोबल व्यू पे होगा, लॉजिकल लेयर पे होगा. ऑल डीटेल कमांड्स आर यूज्ड एट दिस लेवल और दिस लेवल इज टेकन केयर बाय द प्रोग्रामर. ओके, अब इंटरनल लेवल की बात करते हैं. गौरव. सर, स्कीमा कहने का मतलब क्या है सर? स्कीमा कहने का मतलब ना कि डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस, डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस. हम डेटाबेस बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स है, उसका डेटा टाइप क्या, उसका लेंथ क्या है, क्या क्या कंस्टेंट लगाए हैं, ये सारा का सारा जो है दैट इज कॉल्ड स्कीमा. ठीक है, ओके. तो इंटरनल लेवल और फिजिकल व्यू, it is the lowest level of the abstraction. It is very close to the physical storage method used. It represents that how the data will be stored and described in data structure and access method. It is expressed by internal schema. It is only concerned to and take care by DBA. Internal schema कैसा होगा, ठीक है, जैसे हम ये जो टेबल हम यहाँ बना रहे थे वो स्टोर कैसे होगा, तो STUID स्ट्रिंग है, लेंथ 10 है, ऑफसेट 0, नेम स्ट्रिंग लेंथ 25, ऑफसेट 10 और इंटीजर 10. ये एक ऐसा व्यू के लिए है, बिल्कुल इंटरनल स्कीमा कैसे लिखा जाता है डोंट नो, बट ऐसा ऑफसेट लगाए हैं उसको और कहाँ पे स्टोर करना है, ये सारा का सारा डिटेल यहाँ पे रखा गया. ओके, ऑफसेट का मतलब क्या होता है सर? ऑफसेट हम एड्रेस को बोलते हैं. ओके, तो ये है एक्सटर्नल स्कीमा, ठीक है, और ये है मेरा कंसेप्चुअल स्कीमा. ठीक है, हम यहाँ पे फील्ड, रोल नंबर, नेम ऐसा डेटा बनाए हैं और यहाँ से लाइब्रेरी यूजर है, रिक्वायर्ड वैल्यूज और अकाउंट्स ऑफिसर यूजर, दोनों इसी से डेटा स्टैक कर रहे हैं अपना अपना, तो 2 एक्सटर्नल यूजर हो गया है ना. और यहाँ से इंटरनल यूजर हुआ कि रोल नंबर जो है वो बाइट है, ऑफसेट यहाँ 0, 26, कौन कौन सा कैसे कैसे स्टोर कर रहे हैं.
ये 3 लेवल ऑफ स्कीमा है। तीनों लेवल का स्कीमा समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं डेटा इंडिपेंडेंस कैसे होता है। डेटा इंडिपेंडेंस ऐसे होगा कि डेटा इंडिपेंडेंस अलाउ टू चेंज एट वन लेवल ऑफ डेटाबेस विदाउट अफेक्टिंग अदर लेवल। 3 level of abstraction provide 2 level of data independence, that is the logical data independence और physical data independence। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहाँ होगा? तो पहला 2 लेयर के बीच में जो इंडिपेंडेंस है, दैट इज द लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इट इंडिकेट्स दैट द कंसेप्चुअल स्कीमा can be changed without affecting the existing external schema or external view. It means that the application program need not to be changed if fields are added to an existing table or even deleted that fields which are not used by the application program. Okay, हम प्रोग्राम लिखे हैं और वैसा फील्ड जो फील्ड का डिमांड इंड यूजर से नहीं आ रहा है, उसके क्यूरी में वो नहीं है, अगर हम उस डेटाबेस से वो फील्ड हटा दें तो हमको प्रोग्राम को चेंज नहीं करना पड़ेगा। दैट प्रोग्राम इज इंडिपेंडेंट टू दैट। ओके, ये हो गया लॉजिकल इंडिपेंडेंस। दूसरा फिजिकल इंडिपेंडेंस, जो डीबीए और प्रोग्रामर के बीच में है। ओके, अगर डीबीए को अपना डेटाबेस चेंज करना है, मतलब इस हार्ड डिस्क से पूरा का पूरा डेटाबेस उठा के इधर करता है या इस सर्वर से उस सर्वर पर डिप्लॉय करना है, ऐसा कोई भी काम करना है, ठीक है, तो क्या उसको परमिशन चाहिए प्रोग्रामर से? नो या सर। प्रोग्रामर कुछ डेटा बना रहा है, कुछ प्रोग्राम लिख रहा है, तो क्या उसको परमिशन लेना पड़ेगा डीबीए से कि भैया कुछ कर तो नहीं रहे उधर, हम कुछ करने वाले हैं? नो ये सर। इंडिपेंडेंस हमको मिलता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। It allows changes in physical storage device or organization of the file to be made without requiring change in the conceptual view or any of the external view including the application program view database। ऐसा नहीं होगा कि एज ए डीबीए हम प्रोग्रामर को फोन करके बोलेंगे सुनिए ना, ऐसा है ना कि हम अब जो सिस्टम दूसरा में कर दिए हैं तो प्रोग्राम में थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ऐसी की आवश्यकता नहीं है। दैट इज इंडिपेंडेंट। Thus, the file may migrate from one type of physical media to another, or the file structure may change without any need of change in the application program। ठीक है, ये है हमारा इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब कोई सवाल है तो पूछो। सर हाँ सर, जो यहाँ पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, जैसे अगर वो माइग्रेट कर रहा है अपने मतलब स्टोरेज एरिया को, तो सर प्रोग्रामर को तो कोई ऐसा जरूरी है नहीं कि कोई चेंज करे, क्योंकि सर वहां पे तो वो क्वेरी तो वही रहेगा सर, इररिस्पेक्टिव ऑफ बिल्कुल कहाँ पे उसको सर्वर बिल्कुल। है। 3 लेवल में इसको एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि तीनों लेवल डिस्टिंक्ट है और हर लेवल दूसरे लेवल पे आश्रित नहीं है। यस सर। और सर जो यहाँ का बीच में प्रोग्रामर है सर, और जो इंड यूजर है, तो इंड यूजर जो भी क्वेरी मतलब जिस भी तरीके का उसका मतलब सर्विसेज उसको रिक्वायर्ड होगा सर, सारे सर्विसेज के लिए हमारा प्रोग्रामर क्वेरी लिखेगा सर, लिखा रहेगा। बिल्कुल, इसलिए वो भी इंडिपेंडेंट है ना सर? बिल्कुल है। ओके तो सर। हम वहां पे इंडिपेंडेंस ऐसे बता रहे हैं कि प्रोग्राम जो हम लिखे हैं, सॉफ्टवेयर जो लिखे, जो क्यूरी हम जनरेट करा रहे हैं, तो डेटाबेस के स्ट्रक्चर के साथ बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंसी कब होगा? थोड़ा सा, जब जो एट्रीब्यूट का डेटा तुम चाहते हो उस एट्रीब्यूट को अगर हम डिलीट कर दें या उस पर कुछ मॉडिफिकेशन करें, तब हमको थोड़ी देर के लिए हम एंड यूजर को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिसका इस्तेमाल नहीं है, जो तुम मांग नहीं रहे हो, अगर हम वैसा कोई फील्ड इंसर्ट करते हैं, वैसा कोई फील्ड हम ऐड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं डेटाबेस को, या हम डिलीट कर देते हैं, तो उससे एंड यूजर कोई यूजर के लिए effect जो हम नहीं प्रोग्राम पड़ेगा। लिखे हैं उसको हमको चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, यस सर। ओके, एक छोटा सा टॉपिक है, उसको डिस्कस करते हैं हम लोग।
History of DBMS. In early 1960, the first general purpose DBMS was designed by Charles Bechman at General Electric, which was later called the IDS, Integrated Data Store. The IDS formed a groundwork for introduction of network data model, which was later standardized by Codacil, Conference on Data Science Data System Language. In late 1960, IBM developed the IMS, Information Management System, which was widely used. और ये किस सिस्टम पे था? That was network data model पे. Okay. The IMS formed groundwork for the introduction of hierarchical data model. IMS जब काम हुआ तो ये formed a groundwork for introduction of hierarchical data model, and by the joint venture of IBM and American Airlines, the Sabre system, SABRE, Sabre system was launched with help, which helped the people to reserve the ticket. रिजर्व टिकट खरीदने के लिए अमेरिकन एयरलाइंस ने IBM के साथ मिलके एक तरह का डेटाबेस क्रिएट कराया था. That was Sabre system, which was on hierarchical data model. The new data representation framework was initially launched by Edgar Cord, called the relational database model. Both Bechman and Edgar Cord were facilitated by ACM Turing Award in year 1973 and 71. Okay. 73 and 81 for the outstanding contribution in the field of database system. With the time passed by, the DBMS system has matured significantly as the development of the relational database management system has reached to larger user and the number of benefits from the same. It was widely accepted and many corporate houses started using this system for their day-to-day activity. कौन सा? DBMS sir, RDBMS. तो DBMS जो कॉर्ड द्वारा दिया गया था, that was nothing but a relational data model, relational database management system. As the popularity of relational database management started increasing, soon IBM in early 1980 had developed the SQL, Structured Query Language. कौन डेवलप किया था? IBM ने. 1980 में इसने IBM ने एक क्यूरी लैंग्वेज को स्टार्ट किया और फॉर रिलेशनल डेटाबेस थ्रू देयर सिस्टम आर प्रोजेक्ट. ठीक है. Later in late 1980s, SQL was standardized and the version SQL 1999 was adopted by NC, that is American National Standard Institute, and ISO. The concept of concurrent programming का छात्रों को ये हम लोग बोल रहे हैं क्या कि स्टैंडर्ड दिया गया है. जब हम कॉर्ड का रूल पढ़ेंगे RDB में इसके लिए तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपका डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस हो सकता है जब आपने उस डेटाबेस को क्यूरी करने के लिए और सारा ऑपरेशन जितना हम काम करते हैं उसके लिए आपने अलग से एक क्यूरी लैंग्वेज बनाया है. अगर क्यूरी लैंग्वेज नहीं है और हम जैसे फॉक्सर में काम करते थे ना सारा कमांड बेस, ठीक है, तो कमांड बेस अगर है तो दैट शुड नॉट बी RDBMS. ठीक है. यही कारण था कि सारा कमांड बेस होने के बाद भी फॉक्स प्रो क्यूरी को फॉलो करता था. दैट द स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज वाज ओबेड बाय फॉक्स प्रो इटसेल्फ. The concept of concurrent programming was introduced in DBMS system, which allowed the user to run their program concurrently. हम लोग देखे थे ना concurrent anomalies. ठीक है. और जो concurrency वाला का जो काम हुआ था तो later in 1999 James Gray was awarded a ACM Turing Award for his contribution toward data transaction system. ठीक है. Data transaction and concurrency उसके लिए इनको अवार्ड मिला. The period between 1980 and 1990, many type of DBMS introduced, allowing more complex data such as image and text.
During this period, many complex queries are given more emphasis. ठीक है, अच्छा इसके बाद है फिजिकल आर्किटेक्चर। इसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा इसको, फिजिकल आर्किटेक्चर डेटाबेस का क्या होता है, हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अगर तुम लोग को अभी तक जितना पढ़े हैं उसमें से कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। यस मुस्कान, कोमल, पूछो कोमल। म्यूट हो तो अनम्यूट करो और पूछो। अच्छा, हम तो नहीं किसी को म्यूट किए। सर मेरा भी एक सवाल है सर, हाँ क्वेश्चन। हाँ पूछो। सर जैसे कि सर जो जितना भी एसक्यूएल डाटाबेसेस है, हाँ सर अलग अलग वर्जन है सर, जैसे माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, तो सब पे सर सेम टाइप का कमांड यूज होता होगा एसक्यूएल वर्जन अलग अलग नहीं है, दैट वो अलग अलग वेंडर का अलग अलग कंपनी का डेटाबेस है। वही सर माई एसक्यूएल है, फिर ओरेकल है, फिर और भी बाकी हैं, तो सर सब में हाँ एक ही बिल्कुल कमांड, बिल्कुल, सर डीएमएल डीडीएल जो सबका एक ही होगा फिर कमांड्स। हाँ ऑलमोस्ट एक ही है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन अगर तुम एक किसी एक डेटाबेस पे तुम काम किए हो और तुम जानते हो तो दूसरे डेटाबेस पे तुम्हारा काम हो सकता है। बहुत माइनर चेंज कहीं कहीं देखने को मिलता है। हाँ और नेक्स्ट, टीआर आर्किटेक्चर के बारे में एक बार फिर बता दीजिए सर। हम्म, टीआर आर्किटेक्चर, वन टीयर, टू टीयर के बारे में। क्या बता दे? टीआर आर्किटेक्चर के बारे में सर। टीयर आर्किटेक्चर, Yes. अच्छा देखो, अगर जो जो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो ना तो लीव करके फिर से ज्वाइन करो, ये तुम्हारा डेटा यूजेज के कारण हो रहा है, ठीक है। हाँ ममता, तुमको कुछ पूछना है? देखो टीयर आर्किटेक्चर को ऐसे समझो, ट्रेन में सफर किए हो? यस सर। यस ट्रेन में सफर किए हो तो रिजर्वेशन कराए होगे? यस सर। तो जब हम रिजर्वेशन कराते हैं तो हमको पूछा जाता है कि 2 टीयर में या 3 टियर में। स्लीपर क्लास में 3 टियर और एसी में बात करेंगे तो 2 टियर या 3 टियर दोनों मिलता है, फर्स्ट क्लास को छोड़ Yes, देते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्लीपर क्लास की बात करें जो जिसमें 3 टियर होता है, उसको 3 टियर क्यों बोलते हैं? 2 टियर से वो अलग कैसे है? क्योंकि सर उसमें 3-3 का सेक्शन बना हुआ होता है, 6 एक तरफ होता है, तो हाँ 3 का सेक्शन है। बिल्कुल, तो कहने का मतलब कि जो सोने का जगह है, उस सोने का पूरा जगह उसको 3 टियर में, मतलब उस भाग को हम 3 भाग में बांट दिए, यस सर। 3 भाग में बांट दिए, तो हम बोलते हैं क्या कि दैट इज डिवाइडेड इन 3 टियर, ठीक है। टियर ऑफ करने का मतलब हिंदी होता है उसको फाड़ देना, ऐसे ही होता है ना सर? यस सर। ठीक है, तो वो वाला कहानी सुने हो ना कि 2 बिल्ली के बीच में रोटी को लेकर झगड़ा हो रहा था, बंदर बोला कि लाओ हम तुम लोग का यस बंटवारा कर देते हैं, यस। ठीक है। तो वो रोटी को तोड़ता गया Yes. और काम करता गया। अब हमको वही काम करना है, उसी बंदर वाला काम करना है, और रोटी की जगह पे पूरे सॉफ्टवेयर को टियर करना है। Yes. क्यों करना है टियर? इसलिए कि एक सॉफ्टवेयर में जो 3 भाग हम लोग देखे, फ्रंट एंड में 2 भाग, यूजर इंटरफेस और बिजनेस लॉजिक, और दूसरा बैकएंड डेटाबेस। ये 3 पार्ट मिला दो तो बहुत बड़ा साइज हो जाता है, और हम उतना रिसोर्स एक सिस्टम पे खर्च ना करना चाहें, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो कि मेरे घर के अंदर नल लगा है तो उससे कौन पानी पिएगा? हम पिएंगे, ठीक है। रोड पे चलता कोई नहीं पिएगा, लेकिन अगर हम पाइप जोड़ के अपने बाउंड्री के बाहर एक नल लगा दें
तो सब पी सकते तो आता जाता सब पिएगा। यस सर। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या किए कि हम 2 टियर आर्किटेक्चर पढ़े। उसमें क्या किए कि हम टंकी तो अपने घर में लगाए थे, हम नल बाहर लगा दिए, मतलब डेटाबेस अपने सिस्टम से हटा के दूसरे सिस्टम पे कर दिए, एक ऐसे सिस्टम पे जिससे जो नेटवर्क में बाकी सिस्टम से जुड़ सके। यस ठीक है, तो 2 भागे बढ़ गया ना, यस 2 भागे बढ़ गया। एक सिस्टम मेरे में लगा हुआ है जिसमें हम ओके करेंगे, डबल क्लिक करेंगे प्रोग्राम तो खुल जाएगा। हम उस कनेक्ट करेंगे, लॉगिन पूछेगा, लॉगिन पासवर्ड देंगे तो सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा और उसका प्रोग्राम रन कर जाएगा, यस प्रोग्राम रन कर जाएगा। और बाद में हमको जब खत्म करना पड़ेगा तो क्लोज कर देंगे, खत्म कर देंगे, फिर प्रोग्राम हम लैपटॉप बंद कर देंगे। सर्वर चालू है, सर्वर से अभी कोई और काम कर रहा होगा। तो हम पूरे सिस्टम को 2 भागे बांटे, कहाँ कहाँ, ऐसे जगह पे भागे बांटे कि एक तरफ मेरा डेटाबेस रह गया और एक तरफ मेरा पूरा सॉफ्टवेयर रह गया। और सॉफ्टवेयर में 2 पार्ट था, यूजर इंटरफेस और बिजनेस लॉजिक। यस ठीक, अब हम कह रहे हैं क्या कि ठीक है, एक वो तो सॉफ्टवेयर बांट दिए, अब मेरे पास मेरे सिस्टम पे सॉफ्टवेयर है जिसमें यूजर इंटरफेस है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, और एक बिजनेस लॉजिक है जो दिख नहीं रहा है, वो रन करता है, एग्जीक्यूट करता है ना, INTX = 0, printf, scanf, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस सर। ठीक है, अब हम इस दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं, इस दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं। ठीक है, यूजर इंटरफेस मेरे पास रहेगा तभी तो प्रोग्राम को क्लिक कर पाएंगे, इंटर कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, तो वो इंटरफेस तो मेरे सिस्टम पे चाहिए। यस लेकिन अब ओके क्लिक बटन, सेव, डिलीट, हम इस बटन को क्लिक करें तो इसके पीछे जो लॉजिक रन करेगा, इस पे जो कोड रन करेगा, हमको वो कोड मेरे सिस्टम में ही हो, इसकी आवश्यकता हमको नहीं है, इसकी आवश्यकता हमको नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं कि यूजर इंटरफेस मेरे पास रहे और उस यूजर इंटरफेस के बिहाइंड जो कोड है वो भी एक सिस्टम में रख देते हैं। उसे क्या फायदा Yes. होगा कि अब सब सिस्टम पे, किसी सिस्टम पे बिजनेस कोड की आवश्यकता नहीं है, सबके पास सिर्फ यूजर इंटरफेस है और वहां से वो रन करा ले रहा है अपने प्रोग्राम को। Program. ओके, अब देखो, हम यूज करते हैं फेसबुक, हम यूज करते हैं अमेजॉन, हम यूज करते हैं गूगल, जीमेल, Yes. ब्राउजर में खोलते हैं। Yes. अभी तुम हमको बोले कि सर जाते हैं 100/Z साइट है, बड़ा सस्ता सामान मिलता है वहां पे, तो उसका एप्लीकेशन तो मेरे पास नहीं है, Yes. तो हमको क्या करना पड़ेगा, ब्राउजर खोलेंगे, जैसे xyz.com लिखेंगे खुल जाएगा मेरे पास, तो इंटरफेस आ गया मेरे पास, Okay. इंटरफेस आ गया, लॉगिन आ गया और ऑर्डर बुक करने के लिए आ गया, कार्ट आ गया, एवरीथिंग आ गया मेरे पास, तो दैट इज यूजर इंटरफेस। लेकिन हम बटन क्लिक करेंगे, कार्ट में सामान जोड़ेंगे, पेमेंट क्लिक करेंगे, सब करेंगे, तो इसके लिए जो कोड रन हो रहा है क्या वो सिस्टम में है मेरे? No No, sir. sir. वो तो कहीं वो मेरे No, सिस्टम में sir. नहीं है, वो उस Yes. कंपनी के सर्वर पे है। Yes. तो अब हम बस कह सकते हैं ना कि सॉफ्टवेयर को 3 भाग में बांट दिए, यूजर इंटरफेस यहाँ है, इसका कोड वहां है, उसका डेटा वहां है, डेटा डेटाबेस सर्वर में है, कोड एप्लीकेशन सर्वर में है, मेरे सिस्टम पे सिर्फ यूजर इंटरफेस है। Yes. समझ में आई बात? सर, Yes. एप्लीकेशन जो हम लोग डाउनलोड करते हैं और जो वेबसाइट से किसी वेबसाइट पे मतलब सर्व करते हैं, तो दोनों जगहों पे सेम ही लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है सर, यही लॉजिक जो आप बता रहे हैं अभी। देखो, हम सॉफ्टवेयर को 2 तरीके से बनाते हैं। अब समझ रहे तुम क्या पूछ रहे हो? अगर मान लो हम विंडोज एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमको विंडोज मशीन पे रन करेगा, विंडोज मशीन पे रन करेगा, और वहां पे भी हम अपना लोकल सर्वर बना के हम कोड को रख सकते हैं और एक छोटा छोटा यूजर इंटरफेस इंस्टॉल कर सकते हैं सब सिस्टम पे। ठीक है, पहले जब नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता था तो उसमें ये मुश्किल था कि हम कंपोनेंट बेसिस पे हम एक सॉफ्टवेयर के यूजर इंटरफेस को और बिजनेस लॉजिक को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब हम यूजर इंटरफेस को और बिजनेस लॉजिक को अलग अलग करना चाहते हैं। ओके, लेकिन ऐसा कितना सॉफ्टवेयर का हम यूजर इंटरफेस रख सकते हैं? तो बेस्ट है कि अगर हम इस तरह का कुछ सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं जो कि 3 टियर आर्किटेक्चर पे हो, तो हम अगर इसी चीज को वेब एप्लीकेशन डेवलप कर दे तो कितना बढ़िया होगा,
और हम लोकली एक वेब सर्वर बना देंगे और वहां पे सारा का सारा हम डिप्लॉय कर देंगे और हमको बाहर इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। हम लोकल वेब सर्वर, मेरे कैंपस के अंदर एक वेब सर्वर होगा और हम उससे डेटा काम करेंगे। तो हमको क्या होगा, यूजर इंटरफेस भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा सिस्टम पे। आज कोई एम्प्लॉय ज्वाइन किया और उसको काम करना है तो कुछ नहीं करना है, उसको सीधे नेट का तार लगाना है और फलना 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 लिख देना है, उसका यूआरएल, सॉफ्टवेयर रन कर जाएगा उस पर। मतलब सर सारी चीज को लोकल सर्वर पर डिप्लॉय कर देंगे? हाँ, सारे लोकल सर्वर पर डिप्लॉय कर दो और डेटाबेस भी लोकल सर्वर पे है। और जितना भी तुम देखते हो ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, टीसीएस, इन्फोसिस और कॉग्निजेंट, ये जितना है उस सब के अंदर हम लोग बात किए थे ना इंट्रानेट का। यस सर। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है। डेटाबेस भी है, वेब सर्वर भी है और मेल सर्वर भी है। मेल तो सब कुछ अंदर में काम हो रहा है, ताकि छोटा सा इंटरनेट है। ठीक है, तो हम जरूरी नहीं है कि मेरा सर्वर बैंगलोर में है और हमको इंटरनेट का सहारा लेके उसको एक्सेस करना है। हम लोकल बना सकते हैं, लोकल बना सकते हैं। और इस पे हम अपना वेब सर्वर, इसको अगर स्टैटिक आईपी हम दे दें तो इसको रजिस्टर भी कर सकते हैं वेब सर्वर के लिए, कि बैंगलोर में बैठा अगर सीधे लिखेगा simage.com और simage.in तो मेरे वेब सर्वर से उसको पेज खुलेगा वहां पे। ठीक है। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ कोमल। सर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सर बॉटलनेक टर्म्स को कैसे समझेंगे सर? बॉटलनेक, हाँ टर्म्स ओके। को कैसे समझेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा देखो, पहले अगर किसी को कम समझ में आता था तो उसको हम लोग कैसे बोलते थे, उसको बोलते थे हम ट्यूबलाइट है, बोलते थे ना, एकदम तू तो एकदम ट्यूबलाइट है, को समझ में नहीं आता तुम जल्दी से। उसके बाद फिर हम लोग बोलते थे एकदम ये तो एकदम बड़का बोतल है, समझ में नहीं आता इसको। तो इसके पीछे रीजन है। बोतल, ट्यूबलाइट तो समझ ही रहे हो, क्या बोलते थे। बोतल क्यों बोलते थे, बॉटल है ना, बोतल इसलिए बोलते थे ना कि बॉटल में जगह है, बॉटल में जगह है, लेकिन उसमें डालने के लिए जो मुंह है वो छोटा सा है। ठीक है, तो मेरे पास तो दिमाग है, लेकिन दिमाग के अंदर जाएगा इसके लिए बहुत छोटा सा सुराग है, इसलिए हमको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात, पढ़ाई हो रहा है तो इसलिए बोलते हैं कि जो बोतल है। ठीक है, तो बॉटल नेक, गर्दन, बोतल का जो गर्दन है उसको हम उसको बोलते हैं। और वो तब बोलते हैं जब हम किसी सर्वर को उसके प्रोसेसिंग कैपेसिटी से ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगे और बॉटल नेक वाला स्थिति हो जाएगा, वो क्राउडेड हो जाएगा, ओवरलोडेड हो जाएगा और वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो डेटाबेस सर्वर है और उस डेटाबेस सर्वर से 1000 क्लाइंट जुड़े हुए हैं और सब डेटा उसमें से ट्रांजेक्शन हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, अपडेट हो रहा है। लॉट ऑफ वर्क आज उस डेटाबेस के साथ हम कर रहे हैं। तो भाई डेटाबेस इंजन जो है वो भी तो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहा है ना। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो जो सर्वर है इतना सारा रिक्वेस्ट को हैंडल करने लायक होना चाहिए। अगर वो सर्वर इतना रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं करेगा तो क्या होगा कि उसका जो रेडी क्यू है, अच्छा हम लोग इस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो बोलते हैं ना कि जितना एप्लीकेशन मल्टीटास्किंग में जितना तुम प्रोसेस एग्जीक्यूट करा रहे हो, सारा का सारा प्रोसेस मेरा रेडी क्यू में है और अपने अपने टाइम पे सबको प्रोसेस करेंगे राउंड रॉबिन में। ओके, मल्टी यूजर में क्या होगा, मल्टी यूजर में ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें 50 यूजर कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो मेरे अगर हम एज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम देखें तो मेरे पास 50 प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस P0 क्लाइंट 0 का, प्रोसेस P1 क्लाइंट 1 का, ऐसा करके 50 प्रोसेस रहेगा मेरे पास। ओके, तो मेरे रेडी क्यू में वो 50 प्रोसेस लगा हुआ है, जो 50 प्रोसेस अलग अलग यूजर के द्वारा दिया गया है। हमको उस 50 प्रोसेस को प्रोसेस करना है। ठीक है, अब सोचो तो कि रेडी क्यू मेरा 50 की जगह में 500 हो जाए
500 हो जाए तो क्या होगा, पहला प्रोसेस के बाद 500वां प्रोसेस तक पहुंचने में राउंड रॉबिन में काफी टाइम लगेगा ना, यस सर। काफी टाइम लगेगा। रिसोर्सेज मेरा फ्री नहीं मिलेगा, रिसोर्सेज मेरा बहुत सारा रिसोर्सेज होगा, ऑक्युपाइड होगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो सिस्टम अनसेफ स्टेट में चला जाए और हमारा डेडलॉक कंडीशन अराइज हो जाए और हमारा पूरा का पूरा जो सर्वर है वो काम करना बंद कर दे, क्रैश हो जाए, बंद हो जाए। ओके, तो यही है हमारा बॉटलनेक। बॉटलनेक यही है कि हमारे पास जो कैपेसिटी है बोतल के अंदर डालने का, उससे ज्यादा अगर हम बोतल को नल के नीचे लगाएंगे पानी भरने के लिए तो बहुत सारा पानी बाहर चला जाता है, बहुत कम पानी अंदर जाता है। ठीक है, और कोई सवाल? ममता? definition highlighting that arrangement from bottom. टॉप टू बॉटम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, टॉप में लाइक क्या डाल सकते हैं? नहीं आ रहा है तुम्हारा आवाज, किसी को सुनाई दिया हो तो बताओ। हेलो सर। हाँ, थोड़ा माइक नजदीक करके बोलो। यस सर, सर वो हायरार्की का डेफिनेशन करते हैं ना, अरेंजमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। किस चीज का डेफिनेशन में टॉप टू बॉटम? हायरार्की। सुनाई दे रहा है किसी को? सर हिरारकी बोल रही है। डायरेक्टरी? हिरार्की सर। हिरार्की? यस सर। हाँ, हाँ तो सर वो टॉप टू जो बॉटम है, तो टॉप में हम लोग मतलब ऐसा क्या फील करते हैं डाल सकते हैं? हिरार्किकल डेटा मॉडल के बारे में पूछ रही हो? यस सर। ओके, हिरार्किकल डेटा मॉडल में हम लोग देखे थे क्या कि हर रिकॉर्ड को स्टोर कर रहे थे और हमारा एक मेन पॉइंटर था, एक पॉइंटर मतलब एक नोड था जो सारे डेटाबेस, सारे रिकॉर्ड को उसके पॉइंटर के साथ स्टोर कर रहा था। ठीक है, वो रिकॉर्ड मेमोरी में कहीं भी हो सकता है, हम उसके पॉइंटर एड्रेस को हम स्टोर कर ले रहे थे पॉइंटर में। ओके, अब क्या हो रहा था कि अगर वो डेटा, वो रिकॉर्ड किसी और रिकॉर्ड के साथ अगर रिलेशन में है, जैसे हम लोग अभी रिलेशनल मॉडल में देखे ना कि सेट ए और सेट बी आपस में स्क्वायर रिलेशन था। ठीक है, ठीक उसी तरह का अगर स्टूडेंट और कोर्स का जो रिलेशन दिखाए थे वैसा रिलेशन में है, तो क्या होगा कि स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है उसमें एक पॉइंटर होगा जो उस रिकॉर्ड को रखेगा जिसके साथ वो कनेक्टेड है, जो कोर्स वो ऑप्ट किया है वो रखेगा। ठीक है, हिरार्की मतलब क्या होता है ना कि कैसे, किस लेवल से है उसका अरेंजमेंट, तो हम लोग इसी को बोलते हैं हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल। तुम्हारा सवाल हमको पूरा सुनाई नहीं दिया, जो सुनाई दिया उसी पर अंदाजा लगा के हम बताएंगे तुम शायद ये पूछ रही होगी। ठीक है, चलो दूसरे क्लास का टाइम हो गया सर। हाँ पीडीएफ सर। हाँ 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 ठीक, अभी देखो अभी इसके बाद तुरंत क्लास है, अभी तुम लोग को बंद करेंगे, दूसरा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, 2 मिनट निकाल के अभी भेज दीजिए। हाँ अब बताओ, 12:05 हो गया है, 12 बजे से क्लास है, 5 मिनट ऑलरेडी लेट बोला गौर तो जो है ना इसलिए क्या करना है हमको, अभी सबसे पहले ब्राउजर खोलना पड़ेगा। ठीक है, मेरे सिस्टम में ब्राउजर खोलने में 2 मिनट लगेगा, उसके बाद हम व्हाट्सएप खोलेंगे, व्हाट्सएप खोलने में 2-2.5 मिनट लगेगा। बार बार बोलेगा कि आपका फोन ऑनलाइन नहीं है, तो बार बार फोन को भी हिलाएंगे डुलाएंगे, उसका वो उस पर भी एक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद हम तुमको पीडीएफ सेंड करेंगे, टाइम लगेगा। और अगर मान लो अभी अगर 11:55 हो रहा होता तो हम भेज देते 5 मिनट में, लेकिन अब ऑलरेडी आई एम रनिंग लेट फॉर नेक्स्ट क्लास, हम भेज देंगे आजकल में। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर।